फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जमशेदपुर। जैसा कि हम लोग ने पीछे देखा था कि किस तरीके से जो हमारी मेजर इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उसने आयरन स्टील इंडस्ट्री ने अपने लोकेशंस को चेंज किया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। देन उसके बाद फिर हमने देखा कि जो स्टील की प्रोड्यूसिंग सेंटर्स थे उनको 4 स्टेट्स में फैला दिया गया था, स्प्रेड कर दिया गया था क्षेत्रों में। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स थे जो अच्छे से लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते थे। अब बात आता है जमशेदपुर, जो वहाँ पे हमने देखा था ऊपर, वहाँ पे जमशेदपुर के बारे में कुछ दिया है। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। 1947 के पहले क्या था कि वहाँ पे केवल एक आयरन स्टील का प्लांट था पूरे कंट्री में। उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड। ये क्या था, एक प्राइवेट कंपनी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव। आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहल की, इनिशिएट की है और सेटअप किया कुछ सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ और भी ज़्यादा आयरन स्टील प्लांट्स लगाए। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी। जो टिस्को था वो स्टार्ट किया गया 1907 में एट साक्षी, नियर कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर, जो कि नदी के संगम के पास था। जहाँ पे नदी का संगम होता है उसके पास था, रिवर के। सुबर्णरेखा एंड कारखाई इन झारखंड। सुबर्णरेखा एंड कारखाई इन झारखंड। लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम एज अ जमशेदपुर। बाद में क्या हुआ, साक्षी को रीनेम, नया नाम दे दिया गया एक जमशेदपुर से। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ ए मोस्ट कन्वेंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। जमशेदपुर जो था वो सबसे ज़्यादा जो था आसानी से कन्वीनियंटली सिचुएट करता था आयरन स्टील सेंटर को पूरे कंट्री के अंदर, इन द कंट्री के अंदर जो है वो करता था। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आयरन स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर का लोकेशन क्या क्या था। ये रेलवे स्टेशन था, जो मेजर रोड था, ये सब था। जो ऑरेंज से पूरा दिखा रहा है, ये पूरा एरिया जो है वो मेजर रोड था। और ये सब क्या है, कारखाई रिवर के पास था, स्वर्णरेखा रिवर के पास था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कैसे कैसे किया गया। गवर्नमेंट ने भी कुछ पहल की और कई सारे आयरन स्टील प्लांट्स लगाए जो कि ज़्यादातर रिवर के पास थे। पहले उसका नाम साक्षी था, जिसको चेंज कर दिया गया था जमशेदपुर में। साक्षी वॉज चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट फ्रॉम सेवरल रीजन। साक्षी को क्या किया गया, चूज़ किया गया ताकि वो स्टील प्लांट्स जो है वो सेवरल रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में सेटअप कर सकें, लगा सके। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन। जो हमारी कालीमती स्टेशन था ये उससे केवल 32 किलोमीटर दूर था, ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन था कालीमती स्टेशन। इट वॉज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट। ये क्या था, ये काफ़ी पास में था जहाँ पे आयरन और कोयला और मैग्नीशियम के डिपॉजिट थे, एज वेल एज टू द कोलकाता, जो कि कोलकाता में थे। साथ ही साथ विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट, जिसकी वजह से उनको एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड होता था। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड। टिस्को को कहाँ से कोल मिलता था, कोयला झारिया कोल फील्ड से मिलता था। एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीशियम फ्रॉम उड़ीसा। और जो उसको आयरन और चूना पत्थर जो होता है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज जो था वो उसको उड़ीसा से मिलता था एंड छत्तीसगढ़ से। द कारकाई एंड सुबर्णरेखा रिवर इंश्योर्ड एफिशिएंट वाटर सप्लाई। कारकाई और सुबर्णरेखा रिवर पास होने की वजह से क्या होता था कि वहाँ पे पर्याप्त पानी की पूर्ति हो जाती थी। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएट प्रोवाइड एडवोकेट कैपिटल। गवर्नमेंट ने पहल किया और पर्याप्त पूंजी प्रोवाइड कर दी।
ठीक है, कैपिटल अच्छा खासा उनको दे दिया फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, ताकि उसके बाद वो उसका अच्छे से विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। आफ्टर टिस्को मीन्स जो हमारा टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड था, उसके बाद जो है सेवरल इंडस्ट्रीज़, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ प्लांट थी, वो सेटअप की गई टिस्को के बाद जमशेदपुर में। दे प्रोवाइड केमिकल लोकोमोटिव पार्ट। वो क्या हुआ, फिर वो प्रोवाइड करने लगे केमिकल्स लोकोमोटिव पार्ट्स में, जो रेल के ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स होती हैं, जो मोटिव प्रोवाइड करती हैं ट्रेन्स को, वो होता है लोकोमोटिव पार्ट्स, वो बनाने लगे। फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने लगे वो प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज़ में। फिर उसके बाद वो मशीनरी बनाने लगे। फिर टीन के प्लेट, केबल्स, वायर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में बनने लगी। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट जिस तरीके से आयरन स्टील इंडस्ट्री का हुआ, उससे क्या हुआ कि रास्ता खुल गया तेज़ी से इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट, उद्योगों की जो विकास थी उसमें एक रास्ता खुल गया तेज़ी से इंडिया के अंदर। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड, जो सारे सेक्टर्स थे वो इंडियन इंडस्ट्री के डिपेंड करने लगे हैविली ऑन द आयरन स्टील इंडस्ट्री। वो सारे डिपेंड करने लगे, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी सारे सेक्टर्स में, वो सारे डिपेंड हो गए किस पे, आयरन स्टील इंडस्ट्री पे, फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसकी जो बुनियादी ढांचे थे उसकी वजह से उस पे सारे के सारे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख के सारे सेक्टर्स उस पर डिपेंड हो गए। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। जो हमारी इंडियन की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो कंसिस्ट करती थी बड़े एकत्रित इस्पात संयंत्र के, मतलब जो हमारे लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट थे, ठीक है, उनको एकीकृत करती थी, एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। साथ साथ जो मिनी स्टील मिल्स थे उनको भी एक साथ करती थी। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये साथ साथ उनको भी इंक्लूड करती थी जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते थे, रोलिंग मिल्स होती थी, या फिर जो सहायक उद्योग होते थे, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होती थी, उनको भी ये एक साथ करती थी। देन उसके बाद आता है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो हमारा था वहाँ पे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेज। जो स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग में थी वो क्या करती थी, स्थानीय लाभ जो है, लोकेशनल एडवांटेज उठाती थी। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज अ कोल इज़ अवेलेबल लोकली। कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते थे जैसे कि कोल जो था वो वहाँ पे क्या था, लोकली अवेलेबल था। वाइल द आयरन ओर जो आयरन ओर था वो कम्स फ्रॉम द आयरन माइन एट माइनसोटा से। जो आयरन ओर था वो कम आता था कहाँ से, आयरन माइन से, जहाँ पे आयरन की खुदाई होती थी, कहाँ पर, माइनसोटा से। अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, जो 1500 किलोमीटर दूर था पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइन एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग। ये जो खदान थी, माइन थी, और जो पिट्सबर्ग था, ये एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट रूट था, सबसे बढ़िया जो है वो रास्ता था शिपिंग का, और सबसे सस्ता। और का जो था शिपिंग का जो सबसे अच्छा रास्ता था और सबसे सस्ता था। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे, जो वहाँ पे फेमस ग्रेट वाटर लेक था, वो एक सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता रास्ता था जिससे वो ओर को शिप करते थे, मंगाते थे या भेजते थे। ट्रेन्स कैरी द ओर, जो ट्रेन्स होते थे वो ओर कैरी करते थे फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया। वो ग्रेट लेक जो वहाँ पे थी, बड़ी झील थी जो वहाँ पे लेक थी, वहाँ से वो पिट्सबर्ग एरिया से क्या करते थे, ओर को कैरी करते थे। द ओहियो, द मोनोगहिला एंड एलिगेनी रिवर, ये सारे जो रिवर थे ये क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे एडवोकेट वाटर सप्लाई, मीन्स पर्याप्त पानी का जो है वो सप्लाई जो है ये सारे रिवर्स जो हैं वो कर देती थी। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग। आज के समय में बहुत कम ही ऐसे लार्ज स्टील मिल्स हैं पिट्सबर्ग के अंदर खुद के। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोनोगहिला। ये सारे जो हैं वो लोकेट कहाँ पे हैं,
वैली ऑफ मोनोगेला में एंड एलिगे रिवर्स में, इस रिवर के पास, अबव पिट्सबर्ग जो पिट्सबर्ग के ऊपर है, एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट, और जिसके नीचे क्या है, ओहियो रिवर है। फिनिश स्टील इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रोड्स। अब जो भी स्टील्स बनते थे, तैयार माल जो होता था स्टील का, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था मार्केट में दोनों तरीके से, ज़मीन के थ्रू भी और वाटर रूट के थ्रू भी। ज़मीन के रास्ते से भी वो जाता था और पानी के रास्ते से भी। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्रीज अदर देन द स्टील मिल। पिट्सबर्ग एरिया के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जो स्टील मिल्स के अलावा थी। दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये जो थी मिल्स थी, फैक्ट्रीज जो थी, वो स्टील का यूज़ करती थी रॉ मटेरियल की तरह, ताकि वो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना सकें, सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, जो हमारी रेल की जो इक्विपमेंट होती है, रेल रोड इक्विपमेंट जो होती हैं उनको बनाने के लिए, हैवी मटेरियल बनाने के लिए, या फिर रेल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हमारी थी जमशेदपुर के अंदर, पिट्सबर्ग के अंदर, जिनको बांटा गया था 4 स्टेट्स के अंदर, उसके बारे में था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमारी कपड़ा से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड जो टेक्सटाइल थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न मीन्स कि जो हमारा कपड़ा बुनाता था धागा से, ये एक प्राचीन कला था, इज़ एन एंशियंट आर्ट। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। जो हमारे कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था, जिससे वो क्या करते थे, कपड़े बनाते थे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन दैम। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था, किस बेसिस पे, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते थे उनके द्वारा, उनके बेसिस पे। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो फाइबर था वो एक रॉ मटेरियल था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर क्या था, वो नेचुरल भी था और मैन मेड मीन्स भी इंसान के द्वारा भी बनाया जाता था। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम वुल। जो नेचुरल फाइबर था वो किससे मिलता था हमें, वुल से, सिल्क से, कॉटन से, या फिर लाइनन एंड जूट से। और जो मैन मेड फाइबर होता था वो नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक और रेयॉन से मिलता था। तो ये सारे जो फाइबर्स यूज़ किए जाते थे, रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते थे, उसके हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अलग अलग उसके बेस पे डिवाइड कर दिया गया था। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जो सबसे पुरानी जो है हमारी, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इंडस्ट्री थी, उद्योग थी वर्ल्ड के अंदर। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब तक कि इंडस्ट्रियल के अंदर रेवोल्यूशन नहीं आया, बदलाव नहीं आया। इन 18th सेंचुरी के अंदर कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक। 18th सेंचुरी में क्या था कि जो कॉटन के कपड़े बना करते थे वो यूज़ किया जाता था, हैंड स्पिनिंग टेक्निक से बनाया जाता था, जो व्हील और लूम्स के थ्रू बनाया जाता था। इन द 18th सेंचुरी पावर लूम फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, वहाँ पे पावर लूम बना दिया गया, जो बिजली से चलने वाला लूम होता था, उसको वहाँ पे ला दिया गया, जिससे कि कॉटन टेक्सटाइल के अंदर डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्री के अंदर। फर्स्ट इन ब्रिटेन के अंदर एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जा कर के और भी जो देश के अंदर जो अदर पार्ट्स थे वहाँ पर हुआ। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए। आज के समय में इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल के। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। जो इंडिया है वो क्या है, गौरवशाली परंपरा यूज़ करता था प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल कपड़ा, कॉटन का कपड़ा। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन जो ब्रिटिश रूल के पहले इंडियन जो थे वो क्या करते थे, हैंड स्पून एंड हैंड वूवन क्लॉथ, जो हमारे हाथ काटा और हाथ से बुने हुए कपड़े होते थे, ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। वो क्या है, बड़े पैमाने पे मार्केट में थे। द मुस्लिम ऑफ ढाका, सिंचेस ऑफ मसूलीपट्टनम,
कैलिकॉस ऑफ कैलकट एंड गोल्ड रॉथ मीन्स सोने की बनी जो कपास होती थी कॉटन से ऑफ बुरहानपुर और सूरत और बड़ौदा वेयर नोन एज अ वर्ल्ड वॉर फॉर द क्वालिटी और डिज़ाइन। तो ये सारी पहले क्या था 18th सेंचुरी ब्रिटिश रूल के पहले क्या था कि वहाँ पे हाथ से बुने हुए कपड़े जो हैं वो वाइड स्प्रेड थे, मार्केट के अंदर थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम ढाका सिंचेस मछलीपट्टनम कैलकॉस ऑफ कैलकट और वर्ल्ड ब्रॉथ कॉटन बहारनपुर से सूरत और बड़ौदा वर नोन एज अ सूरत और बड़ौदा को एक वर्ल्ड वाइड उनके क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए जाना जाता था। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूमेन पर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हैंड वूमेन हाथ से बुने हुए जो कपड़े होते थे, कॉटन के टेक्सटाइल कपड़े होते थे, बहुत एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे होते थे और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लेते थे बनने के लिए। हैंस ट्रेडिशन कॉटन टेक्सटाइल, उससे क्या होता है जो पुराने तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी कुड नॉट फेस द कंपटीशन, वो कंपटीशन नहीं फेस कर पाती थी फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल, जो नए नए टेक्सटाइल मिल्स खुल रहे थे वेस्ट में, जो प्रोड्यूस करते थे चीप एंड गुड क्वालिटी फाइबर्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़। तो उनसे वो कंपटीशन जो है वो फेस नहीं कर पाई थी। जो भी ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल थी वो हमारी काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी और टाइम कंज्यूमिंग भी थी, तो वो उतना कंपटीशन नहीं झेल पा रही थी। वो जो भी हमारे मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, यंत्रीकरण जो भी उद्योग थे उनसे। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल्स जो था वो इस्टेब्लिश हुआ मुंबई के अंदर 1854 के अंदर। फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो था वो इस्टेब्लिश हुआ कहाँ, मुंबई 1854 के अंदर। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट अ पोर्ट फॉर इम्पोर्टेंट मशीनरी, जो गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट था ताकि वो पोर्ट कर सके, इंपोर्ट कर सके मशीनरी को, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्किल लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द रीजन। उस रीजन के अंदर क्या था, कई सारे स्किल लेबर थे और वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी थी, ईज़िली वहाँ पे इंपोर्ट कर दिया गया मशीनरी को। और उस रीजन में क्या हुआ, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, स्किल लेबर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ईजिली थी, तो वहाँ पे रैपिड एक्सपेंसेस हुआ, तेज़ी से जो है वो इंडस्ट्री बढ़ा वहाँ पे उस क्षेत्र के अंदर। इनिशियली दीज इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट, इससे क्या हुआ कि स्टार्टिंग से ही क्या था, ये इंडस्ट्री क्या था, निखरा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। वहाँ पे क्यों ये निखरा, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमिड की जो क्लाइमेट थी, वहाँ जो गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, वो उनके फेवर में थी, फेवरेबल थी। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, पर आज के समय में जो ह्यूमिडिटी थी वो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। एंड रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, और जो क्या है हमारी रॉ कॉटन है, जो हमारा कॉटन का रॉ होता था वो प्योर होता था, शुद्ध होता था और नॉट वेटिंग लूज़ रॉ मटेरियल, और उसका जो रॉ मटेरियल का वेट होता था वो लूज़ नहीं करता था जब उसको प्रोसेस किया जाता था। मतलब कि जब कोई चीज़ आप प्रोसेस करने लगो तो उसका जब वेट कम हो जाता है तो उसको कहते हैं वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, उसका जो भार होता है वो कम हो जाता है। पर वो क्या था कि वहाँ पे जो रॉ कॉटन था वो काफ़ी शुद्ध था, प्योर था, और वो अपना वेट लूज़ नहीं करता था रॉ मटेरियल का। सो दीज इंडस्ट्री कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स, इससे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री थी, उद्योग था, वो फैल गया अदर पार्ट्स में। इंडिया के अंदर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत आर सम ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जहाँ पे ये हमारी इंडस्ट्रीज़ स्प्रेड हुई थी, फैली गई थी। About 1/3 of Indian industries, Indian textile industry total production is exported। जो हमारी 1/3 इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो उसका टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर, ये कहाँ पे है, बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर के पास है, गुजरात में लोकेटेड है। द फर्स्ट मिल वॉज स्टैब्लिश इन 1859, यहाँ पे एक पहली फर्स्ट मिल जो है वो बनाई गई थी, कब, 1861 के अंदर। इट सून बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट
टेक्सटाइल सिटी। फिर बाद में क्या हुआ, ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई इंडिया के अंदर आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से उसको रेफ़र किया गया। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर, वहाँ पे जो उनके हक में जो है वहाँ का स्थानीय फैक्टर्स था, वह रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल था किस लिए, डेवलपमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू अ कॉटन ग्रोइंग एरियाज। अहमदाबाद जो था वो काफ़ी पास था उस एरिया के जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता था। इससे क्या होता था, ये इंश्योर करता था कि वहाँ पे उसको रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाएगा। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, जो वहाँ का क्लाइमेट था वो भी क्या था, आइडियल था, जिससे कि वो कटाई बुनाई कर लेते थे। द फ्लैट टेरेन एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जो वहाँ पे सपाट इलाके मीन्स फ्लैट टेरेन था, इलाके थे वो ईजिली अवेलेबल थे, लैंड वगैरह इज़ सुटेबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विल, ताकि वो जो फ्लैट एरिया था, जो फ्लैट इलाके थे, उसके सपाट इलाके थे, वो इजीली मिल जाते थे उस तरीके के लैंड, और जो कि सही थे किसी भी मिल को इस्टेब्लिश करने में, स्थापना करने में उसकी। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट था गुजरात का और महाराष्ट्र का, वो प्रोवाइड करता था बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, वो दोनों प्रोवाइड करते थे। क्या, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को वो प्रोवाइड करता था। कौन, गुजरात और महाराष्ट्र, उन लेबर को जो स्किल्ड भी होते थे और सेमी स्किल्ड होते थे। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट, जो वहाँ पे डेवलप्ड रोड थी, रेलवे नेटवर्क था, जो उनको अनुमति देता था, परमिट करता था, ताकि वो इजी ट्रांसपोर्टेशन कर सके टेक्सटाइल का टू डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री के, अलग अलग राज्य में वो अलग अलग पार्ट में अपने टेक्सटाइल को ट्रांसपोर्ट कर सके ईजिली। दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट, जिससे क्या होता था कि वो ईजी एक्सेस कर सकते थे मार्केट को। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटीज़ इम्पोर्ट टू मशीनरी एंड एक्सपोर्ट टू कॉस्ट्यूम टेक्सटाइल, मीन्स कि जो मुंबई का जो पोर्ट था, बंदरगाह था, वो पास में था और वो ये फैसिलिटेट करता था कि वो मशीनरी को इंपोर्ट कर सकते थे, मंगा सकते थे और अपने कॉटन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते थे, बेच सकते थे ईजिली। But in recent years, Ahmedabad textile mills have been having some problem. पर आज के रिसेंट ईयर में, कुछ रिसेंट सालों में क्या है कि अहमदाबाद जो टेक्सटाइल मिल है वो कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। सेवरल टेक्सटाइल्स हैव क्लोज डाउन, बहुत सारे टेक्सटाइल मिल थे, कपड़े के जो मिल थी वो बंद हो गई। दिस इज़ प्राइमली, मतलब कि ये प्रमुख रूप से ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री के अंदर नए नए जो टेक्सटाइल सेंटर खुले, उसकी वजह से जो थे वो सारे पुराने जो टेक्सटाइल थे वो बंद हो गए। एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन, क्योंकि वहाँ पे मशीन्स में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुआ, उसको और ज़्यादा बेहतर नहीं किया गया टेक्नोलॉजी को मील के अंदर अहमदाबाद में, इसलिए वो सारे टेक्सटाइल जो पुराने चीज़ों को यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज़ करते रह गए, अपग्रेड नहीं किया अपने टेक्निक को, वो मिल ही बंद हो गई। फिर ओसाका इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान के अंदर ओसाका है, जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है। ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, जिसको कि हम मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कपड़े की उद्योग थी, जो वो डेवलप की गई ओसाका में, क्योंकि ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि वहाँ पे कई सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स थे। जोग्राफिकल फैक्टर्स मीन्स जो वहाँ का वातावरण, क्लाइमेट, वहाँ का जो लैंड, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको रॉ मटेरियल मिल जाता था, पानी, पावर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फेवरेबल थी, उनके हक में थी, इसलिए वहाँ पे कई सारे वहाँ पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कई सारे जो जोग्राफिकल फैक्टर्स थे। द एक्सटेंसिव प्लान अराउंड ओसाका इंश्योर दैट लैंड वाज ईजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल। वहाँ पे जो एक्सटेंसिव प्लेन था, जो जगह था, लैंड था, वो क्या था, ओसाका के पास, अराउंड ओसाका जो था, वो ये इंश्योर करता था कि वो जो लैंड था वो ईजिली अवेलेबल था किसी भी कॉटन मिल के ग्रोथ के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेल सूटेड टू स्पाइनिंग एंड विनिंग,
जो वहाँ पे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट था, वहाँ का वातावरण जो था वो वार्म था, थोड़ा गर्म था, ह्यूमिड था, नम वाला था, उससे क्या होता था वो सूट करता था कटाई और बुनाई में, स्पिनिंग और विनिंग में। द रिवर योडो प्रोवाइड अ सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल, और जो वहाँ पे रिवर था योडो नाम का, वो प्रोवाइड करता था उनको सफिशिएंट, पर्याप्त पानी भी उनको उनके मिल के लिए मिल जाता था। लेबर इज़ ईजिली अवेलेबल, वहाँ पे जो लेबर्स होते थे वो भी ईजिली उनको मिल जाते थे। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, वहाँ पे जो पोर्ट फैसिलिटी थी जहाँ से हम अपने चीज़ों को मंगाते हैं या तो भेजते हैं, वो रॉ कॉटन वहाँ से इजीली वो इंपोर्ट कर लेते थे रॉ कॉटन को, और टेक्सटाइल को बना करके, कपड़ों को बना करके एक्सपोर्ट करते थे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड, जो वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ओसाका की डिपेंड करती थी कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, वो कम्प्लीटली डिपेंड थी जो भी रॉ मटेरियल वो इम्पोर्ट करते थे उस पर। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, जो भी कॉटन वो इम्पोर्ट करते थे वो कहाँ से करते थे, इजिप्ट से करते थे, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। जो फिनिश प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट, जो फिर तैयार माल होता था, फिनिश प्रोडक्ट होता था, वो मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता था और गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी, क्योंकि उसकी अच्छी क्वालिटी होती थी और कम प्राइस में होता था। थ्रू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल, क्योंकि इस वजह से वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल हो गई सिटीज़, टेक्सटाइल सिटीज़ हो गई कंट्री के अंदर। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी ऑफ ओसाका हैज़ बिन रिप्लेस, जो ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो रिप्लेस कर दी गई अदर इंडस्ट्री से, सच एज दूसरी इंडस्ट्री से रिप्लेस की गई, बदल दी गई, जैसे कि आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सीमेंट। मीन्स कि जो वहाँ पे ओसाका की कंपनी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, उसको वहाँ पे अच्छे रॉ मटेरियल, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, फेवरेबल उसका जोग्राफिकल फैक्टर्स उसके लिए अवेलेबल था, तो इसलिए क्या हुआ कि उसको वो उन्होंने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया दूसरे इंडस्ट्रीज़ में, जो कि आयरन एंड स्टील में, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ मशीनरी बनती थी, शिप बिल्डिंग जहाँ पे जहाज को बनाया जाता था, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जहाँ सीमेंट्स वगैरह, तो इन सारी चीज़ों में उसको बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आपको कोई भी क्वेरीज होगी इस चैप्टर से रिलेटेड ओवरऑल, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।